इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है 1980 में दिखाते हुए, जहां पर दो आदमी एक रेगिस्तान में घूम रहे थे। वो दोनों पता नहीं क्यों एक ऐसी जगह देख रहे थे जो पूरी तरीके से सेफ रहे। अब एक जगह पर आने के बाद उनमें से एक आदमी लगातार खुदाई करने लगा। वो दूसरा आदमी तो गड्ढे के अंदर एक बहुत ही अजीब तरीके की बॉक्स को रख देता है। उन दोनों ने तो तुरंत ही बॉक्स के ऊपर मिट्टी डाल के तुरंत ही उसे दफना दिया। हालांकि दूसरा आदमी पूछता है कि आखिर इस बॉक्स के अंदर है क्या। तब उस आदमी ने बताया कि ये एक मिस्टीरियस बॉक्स है जिसके बारे में हम ना ही जाने तो हमारे लिए अच्छा होगा, और इस बॉक्स को ढूंढते हुए कोई यहाँ जरूर पहुंच जाएगा। अपना काम खत्म करने के बाद वो दोनों आदमी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ये बॉक्स जिस आदमी का था वो अपने दूसरे साथी से कह रहा होता है कि तुम्हें तो अब बॉक्स की लोकेशन का पता चल गया है, इसीलिए अब उसने गन निकालकर अपने ही उस दोस्त की जान ले ली। बाद में वो आदमी बड़ी बुरी तरीके से खुद को भी गोली मारकर जान से खत्म कर देता है, क्योंकि शायद वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इस खतरनाक और मिस्टीरियस बॉक्स के बारे में किसी को भी पता चले। अब हमें ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स में कुछ सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जिनके हाथ में वही मिस्टीरियस बॉक्स था, यानी कि ये मिस्टीरियस बॉक्स कई सालों से चर्चा में चला आ रहा है, जिसे कि लोग अपने पास रखने के लिए तड़पते थे। अब यहाँ इतने सालों बाद समय चल रहा होता है 2020 का, जहाँ पर हमें ब्राइस नाम का एक आदमी दिखाया जा रहा था जो कि कंटेंट क्रिएटर होता है। उसे तो रियलिटी में बहुत सारे लोगों के साथ गेम्स खेलकर वायरल होना था, लेकिन इस साल उसने कुछ ज्यादा अच्छे कंटेंट तैयार नहीं किए होते। तभी ब्राइस को आइडिया आता है कि वो एस्केप रूम तैयार करेगा। दरअसल ये एक ऐसा रूम होगा जहाँ कई सारे लोगों को अंदर बंद कर दिया जाएगा और वहाँ उन्हें क्लूज ढूंढकर बाहर निकलना है। ब्रूस तो अपनी फ्रेंड एमिली को कॉल कर देता है और उसे अपने आइडिया के बारे में बताता है। एमिली भी ब्राइस के इस आइडिया से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, इसीलिए अब वो दोनों एस्केप रूम तैयार करने की बहुत ज्यादा कोशिश में लग गए थे। अब हमें दो कपल्स को दिखाया जाता है जिसे कि ब्राइस ने इनवाइट किया था एस्केप रूम का गेम खेलने के लिए। उनमें से जो दो कपल्स होते हैं वो एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए वो चारों थोड़ी इंटरटेनमेंट के लिए साथ में आने का डिसाइड करते हैं। ब्राइस तो यहाँ पर कुछ शॉपिंग करने के लिए एंटीक शॉप के अंदर आ चुका था। उसने तो एस्केप रूम में इंक्लूड करने के लिए बहुत सारी चीजें खरीदी। तभी अचानक ब्राइस की नजर उसी मिस्टीरियस बॉक्स के ऊपर चली जाती है जिसे कि कई साल पहले उन दोनों आदमियों ने जमीन के अंदर दफना दिया था। ब्राइस तो लेडी से इस बॉक्स का प्राइस पूछने लगा, लेकिन वो लेडी कहती है कि ये बेचने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ब्राइस तो तुरंत ही इसका रीजन पूछने लगा। तब जाकर वो लेडी कहती है कि ये बॉक्स बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि कहा जाता है कि इस बॉक्स के अंदर शैतानों को कैद करके रखा जाता था। लेकिन यहाँ ब्राइस तो इन सारी बातों से डरता ही नहीं। उसे लग रहा था कि अगर ये बॉक्स वो अपने एस्केप रूम में इंक्लूड कर देगा तब उसका मजा डबल हो सकता था। इसीलिए जब वो एंटीक शॉप की लेडी कुछ सामान लेने के लिए अंदर चली जाती है, तभी ब्राइस ने वो मिस्टीरियस बॉक्स ले लिया और उसकी जगह पे कुछ पैसे वहां रख दिए। लेकिन ब्राइस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। अब यहाँ ब्राइस के प्लान के अकॉर्डिंग उसके सारे दोस्त और कपल्स आ चुके थे एस्केप रूम का गेम खेलने के लिए। ब्राइस तो उन सभी को सारे रूल्स समझा देता है, जैसे कि उन सभी को एस्केप रूम के अंदर कई सारे क्लूज मिलेंगे। उन्हीं क्लूज को समझते हुए तुम सभी को दरवाजे से बाहर निकलना है, वो भी सिर्फ 55 मिनट्स के अंदर। चाहे वो कितना भी चिल्लाए लेकिन वो आवाज बाहर नहीं आने वाली, क्योंकि ये एस्केप रूम साउंड प्रूफ है। अंदर कोई भी नेटवर्क या फिर मोबाइल नहीं चलेगा, क्योंकि सिग्नल जैमर्स लगाए गए हैं। अब सारे रूल्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझने के बाद सभी लोगों को ब्लैक कपड़ा मुंह पर पहना दिया जाता है। ब्राइस और उसका स्टाफ गेम को चालू करके वहां से चले गए थे, जिसके बाद सीन पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया। अब यहाँ ब्राइस के सारे दोस्त जब रूम के अंदर जाते हैं तो वहां का दरवाजा ऑटोमेटिकली लॉक हो गया था, यानी कि अब से ही एस्केप रूम का गेम स्टार्ट हो चुका है। वो चारों तो अंदर जाकर अपने मुंह से कपड़ा निकालते हैं और वहां पर उन्हें एक छोटा सा रूम दिखाई दिया। उस जगह के बीचों बीच रेडियो का एक छोटा डिवाइस रखा गया था जिसे कि शॉन नाम का आदमी जाकर उठाता है। वहीं दूसरी तरफ ब्राइस अपने सीसीटीवी कैमरास की मदद से मॉनिटर पर उन सभी की एक्टिविटीज को देख रहा था। अब यहाँ एस्केप रूम में शॉन उस रेडियो रिकॉर्डिंग को प्ले कर देता है, जिसमें से अचानक एक आदमी की आवाज आने लगी जो अपने बेटे के बारे में बता रहा था। वो कहता है कि मेरा बेटा कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि वो तो एक शैतान होता है जिसने कि मेरी ही वाइफ को मार डाला। वो इतना पागल हो चुका था कि उसने अपने भाई बहनों को भी नहीं छोड़ा, इसीलिए मैंने हमेशा के लिए अपने उस शैतानी बेटे को इसी रूम में कैद करके रखा है। लेकिन अब वो आदमी डरते हुए कहता है कि तुम सभी को कोशिश करनी है कि मेरे बेटे को आजाद न होने दिया जाए, क्योंकि अगर वो एक बार आजाद हो गया तो बहुत सारे लोगों की जानें चली जाएंगी। तुम सभी को किसी भी तरीके से मेरे उस बेटे को बाहर निकलने से रोकना होगा और जल्द से जल्द एस्केप रूम का गेम खत्म करना होगा। अब यहाँ रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद शॉन और बेन को लगने लगता है कि ये एक प्रकार का मजाक है। आखिरकार ये तो ओवरऑल एक गेम है जिसे कि हमें क्लू सॉल्व करके ही बाहर निकलना है।
वो चारों तो इन सारी चीजों को डराने वाला छोटा सा खेल समझ रहे थे। उस रूम के चारों तरफ छानबीन करने के बाद उन्हें अचानक एक आदमी दिखाई देता है जिसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था। वो चारों समझ गए थे कि जरूर ये उसी आदमी का बेटा होगा जिसके बारे में वो बात कर रहे थे, लेकिन ये बॉक्समैन तो एक जगह पर ही खड़ा रहता है। अब वो चारों लोग मिलकर एस्केप रूम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे क्लूज को ढूंढने लगे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उन सभी का आखिरी एस्केप गेम होने वाला है। अब यहाँ चारों तरफ रूम में घूमते समय शॉन को वही मिस्टीरियस बॉक्स मिल जाता है जिसे कि ब्राइस ने उस एंटीक शॉप से चुराकर अपने एस्केप रूम में रख दिया था। शॉन तो कुछ समझता ही नहीं और उस बॉक्स को ओपन करके चेक करने लग जाता है कि उसके अंदर क्या है, पर वो बॉक्स तो पूरी तरीके से खाली था। इसीलिए अब शॉन तुरंत ही वहां से अपने दोस्तों के पास चला जाता है, लेकिन अचानक थोड़ी देर में ही उस मिस्टीरियस बॉक्स के अंदर से काला साया बाहर निकलने लग जाता है। वो काला साया तो सीधा उड़ता हुआ रिकॉर्डेड आदमी की उस बेटे की बॉडी में चला जाता है, जिससे कि शायद अब वो किसी डरावनी आत्मा के कब्जे में हो चुका था। इस बात का अंदाजा तो रूम में मौजूद चारों लोगों को होता ही नहीं। वो सब तो नए नए क्लूज ढूंढने में बिजी हो गए थे जिससे कि एस्केप रूम से बाहर निकल सकें। अब शॉन को एक दरवाजा मिलता है जिस पर 3 नंबर्स के कॉम्बिनेशन का लॉक लगाया गया था। वो तो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन होते हैं जिस पर 0 to 9 के नंबर्स लिखे गए थे। शॉन की गर्लफ्रेंड को तो पास ही वाले सेल्फ पर से एक इरेजर मिलता है जिसके ऊपर DER लिखा था। वो चारों लोग फिलहाल के लिए सारे सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं जिन्हें कंबाइन करके वो बाहर निकल सकें। अब शॉन की गर्लफ्रेंड ने तो पास ही में मौजूद एक लीवर को नीचे खींच दिया था जिससे कि अचानक ऊपर की तरफ से एक डेड बॉडी नीचे की तरफ आती है। दरअसल ये उसी रिकॉर्डेड वाले आदमी की डेड बॉडी होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि ये तो एक नकली डेड बॉडी है, जिससे कि वो चारों लोग रिलैक्स हो गए थे। अब यहाँ शॉन जो लगातार क्लू ढूंढ रहा था उसे एक कप के अंदर 2 कॉइन्स मिलते हैं। शॉन ने तो वो 2 कॉइन्स अपने पास रख लिए थे जिससे कि आगे आने वाले क्लूज में उसे कंबाइन करने में मदद मिले। अब यहाँ शॉन ने नोटिस किया कि जंजीर से बंधा हुआ वो मास्क मैन अब थोड़ा आगे आ चुका है। सभी लोग इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस लेने लगे थे, लेकिन शॉन बाकी लोगों को समझाते हुए कह रहा था कि शायद ये मास्क मैन के अंदर कोई प्रोग्रामिंग की गई है जिससे कि वो 5 मिनट बाद थोड़ा सा आगे आ जाएगा, लेकिन ये सभी लोग नकली हैं, हमें इन पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, ये सिर्फ यहाँ पर हमें डराने के लिए लगाए गए हैं। अब यहाँ शॉन लगातार एक बुक शेल्फ को देखता जा रहा था जहाँ पर ब्लू, ग्रीन और रेड कलर के बुक्स रखे गए होते हैं, लेकिन शॉन को यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है उनकी क्वांटिटी में। वो सारे बुक्स सेम क्वांटिटी में नहीं बल्कि अलग अलग नंबर्स में रखे गए थे। इसीलिए शॉन अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि ये जरूर कोई क्लू हो सकता है लॉक ओपन करने का। इसीलिए अब शॉन ने अपना दिमाग लगाया और उन कलरफुल वाले बुक्स की क्वांटिटी को ध्यान में रख लिया। वहाँ पर तो 5 रेड, 2 ब्लू और 3 ग्रीन कलर की बुक्स मौजूद थी। इसीलिए वो तुरंत ही उस लॉक में जाकर इनकी क्वांटिटी इंटर कर देता है। लकीली शॉन का ये फॉर्मूला पूरी तरीके से काम कर गया था, क्योंकि अब उस कबर्ड का लॉक ओपन हो जाता है। उस कबर्ड के अंदर तो एक चाबी रखी गई थी जो पास ही वाले मौजूद एक सूटकेस की होती है। शॉन तो तुरंत ही अपने बाकी दोस्तों के साथ चाबी लेकर सूटकेस भी खोल दे रहा था। उसके अंदर से अब उन्हें एक कैंची मिलती है जिसके ऊपर थोड़े से खून के धब्बे लगे हुए थे। शॉन और उसके दोस्तों को थोड़ा सा तो शक होता है, पर वो इसे एक हथियार की तरह यूज कर सकते थे। वहीं दूसरी तरफ अब हमें ब्राइस को दिखाया गया जो मॉनिटर पर लगातार उनके ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन अचानक उस जगह के नेटवर्क में काफी इश्यू आने लग जाता है जिससे कि ब्राइस का मॉनिटर एकदम ब्लैंक हो चुका था। यानी कि अब जो भी अंदर चीजें हो रही हैं उसे ब्राइस नोटिस या फिर देख भी नहीं सकता। यहाँ एस्केप रूम के अंदर तो शॉन के पास अब एक कैंची थी जिसे कि वो मास्क मैन के पास ही रखे गए एक कार्डबोर्ड बॉक्स को जाकर काटने लग जाता है। लगातार काटने के बाद शॉन को उस बॉक्स के अंदर से एक ड्रॉर का हैंडल मिला था जिसे कि वो तुरंत ही निकाल कर अपने दोस्त बेन को दे देता है। यानी कि अब उन्हें सिर्फ एक ड्रॉर ढूंढना है जिसका हैंडल उनके पास था। शॉन और उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि वो लेवल के और भी ज्यादा ऊपर जाते जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक शॉन के ठीक पीछे वही मास्कमैन आ गया था जिसके हाथ में वो नुकीली सीजर होती है। उसने बिना कुछ सोचे समझे शॉन की पीठ में लगातार वार करना स्टार्ट कर दिया। वो शॉन पर इतना हमला करता है कि एक समय के बाद शॉन की मृत्यु हो गई। बाकी बचे हुए तीनों लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा डर कर वहाँ से भागने लगे थे। मास्कमैन तो एकदम बेरहमों की तरह शॉन को मारता ही जा रहा था क्योंकि रियलिटी में उस मिस्टीरियस बॉक्स से निकली हुई काले साए ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया होता है। अब यहाँ बेन के साथ बचे हुए लोग दरवाजा पीटने लगे थे और चिल्लाने लगे थे कि उन्हें कोई बचा लो।
पर अफसोस की बात ये होती है क्योंकि ब्राइस ने तो पहले ही कहा था कि ये रूम साउंड प्रूफ है, यानी कि कोई भी आवाज बाहर जा ही नहीं सकती। वो तीनों तो एस्केप रूम में फंसने के बाद मजबूर हो चुके थे क्योंकि अब बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होता। वो तो सारे पजल्स को सॉल्व करने के बाद ही एस्केप रूम से बाहर निकल पाएंगे। शॉन को मारने के बाद तो मास्क मैन अपनी ही जगह पर खड़ा हो गया था, जो उन तीनों का वेट कर रहा होता है कि कब उसकी जंजीर और खुलेगी और वो तीनों को मार देगा। अब यहाँ ब्राइस बाहर की तरफ एकदम टेंशन में खड़ा हुआ था। तभी वहाँ उसकी फीमेल फ्रेंड आकर पूछती है कि आखिर तुम ऐसे क्यों बैठे हो, तुम्हारा तो एस्केप रूम का गेम चालू था। लेकिन ब्राइस ने उसे बताया कि नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं, जिससे कि मैं सीसीटीवी कैमरास को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ और अंदर जो भी हो रहा है मुझे उसका आइडिया नहीं। ब्राइस की फीमेल फ्रेंड ने इस कंडीशन को देखते हुए इस ब्राइस को सलाह दी कि तुम्हें एस्केप गेम तुरंत ही रोक देना चाहिए क्योंकि अब ये काफी खतरनाक हो सकता था। लेकिन ब्राइस तो इस बारे में तुरंत ही मना कर देता है क्योंकि वो अपने एस्केप रूम को बीच में ही रोक देगा तो उसे बहुत ही बेकार रिव्यूज मिलेंगे, जिससे कि ब्राइस के आने वाले गेम्स के ऊपर कोई भी भरोसा ही नहीं करेगा। इसीलिए ब्राइस उस गेम को कंटिन्यू करने का डिसाइड करता है। वहीं दूसरी तरफ बैन, उसकी गर्लफ्रेंड और शॉन की गर्लफ्रेंड अभी तक एस्केप रूम में फंसे हुए थे। फिलहाल के लिए वो तीनों काफी डरे होते हैं क्योंकि मास्क मैन ने उनकी आंखों के सामने शॉन का कत्ल कर दिया और अब तो मास्क मैन धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था क्योंकि जंजीर खुलते जा रही थी। बैन तो अपनी गर्लफ्रेंड का मोबाइल निकालकर पुलिस वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वहाँ सिग्नल जैमर्स लगे थे जिससे कि कोई भी कॉल नहीं कर सकता। वो सभी लोग एक कोने में फंसे हुए थे और मास्क मैन अपने हाथ में वही सीजर लेकर उनकी तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। अब यहाँ बैन को समझ में आ जाता है कि वो इस जगह से तभी बाहर निकल सकते हैं जब क्लूज की मदद से पजल को सॉल्व कर दें। इसीलिए बैन और उसकी गर्लफ्रेंड तुरंत ही अलग अलग जगहों पर ढूंढने लगे जिससे कि वो इस गेम की नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएं। उन्हें अब एक ड्रॉर मिलता है जिसका हैंडल बिल्कुल गायब था, इसीलिए अब उन्होंने वही हैंडल ड्रॉर पर लगा दिया जिसे कि शॉन ने दिया था, जिसे कि शॉन ने कार्डबोर्ड काटकर उन्हें दिया था। ड्रॉर पर हैंडल लगाने के बाद जब बैन उसे खोलता है तब उसके अंदर से एक छोटा सा बॉक्स बाहर निकला। बॉक्स के ऊपर सिंपल ड्राइंग बनाई गई थी कि 4 कॉइन्स के बदले एक चाबी मिलेगी, इसीलिए अब उन्हें किसी भी तरीके से 4 कॉइन्स ढूंढने पड़ेंगे। बैन को याद आता है कि उनके पास तो 2 कॉइन्स पहले से ही मौजूद हैं जिन्हें कि शॉन ने ढूंढा था, यानी अब उन्हें किसी भी तरीके से 2 कॉइन्स और ढूंढने हैं। बैन और उसकी गर्लफ्रेंड छानबीन करते हुए 2 पेंटिंग्स की तरफ आ गए थे जिस पर उन्हें कुछ शक हो रहा था, इसीलिए वो दोनों लगातार पेंटिंग्स के पैटर्न पर अच्छे से गौर करने लगे होते हैं। अब यहाँ शॉन की गर्लफ्रेंड को हेलुसिनेशन होने लगते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड शॉन अभी भी जिंदा है। शॉन की गर्लफ्रेंड पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और वो धीरे धीरे अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है, लेकिन उसे क्या पता था कि शॉन तो मर चुका है और ये सिर्फ उसके दिमाग की इमेजिनेशन है। शॉन की गर्लफ्रेंड जैसे ही उसकी डेड बॉडी के पास पहुंचती है तभी मास्क मैन ने उसी सीजर की मदद से शॉन की गर्लफ्रेंड के सर में हमला कर दिया, जिससे कि शॉन की गर्लफ्रेंड की भी बुरी तरीके से मौत हो जाती है। बैन और उसकी गर्लफ्रेंड इस डरावने सीन को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि अब तक तो मास्क मैन ने उनके 2 प्यारे दोस्तों को खत्म कर दिया था। अगली बारी शायद उन दोनों की हो सकती है जब तक मास्क मैन की जंजीर और ज्यादा ना खुल जाए। अब यहाँ कोई और रास्ता ना होने के कारण बैन और उसकी गर्लफ्रेंड लगातार पेंटिंग को अच्छे से देखने लग गए थे। बैन को तो एक पेंटिंग के अंदर ट्रायंगल शेप के कुछ बटन्स दिखाई देते हैं, इसीलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कह दिया कि तुम दूसरी पेंटिंग में भी यही सारे बटन के सीक्वेंस दबाते रहो। बैन यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को गाइड कर रहा था और वो लगातार बटन्स को दबाते जा रही थी, जिससे कि थोड़ी ही देर में वो दूसरी पेंटिंग अपने आप ही ओपन हो जाती है। उस पेंटिंग के पीछे एक छोटी सी जगह थी जहाँ पर 2 कॉइन्स रखे गए थे। बैन तुरंत ही उस कॉइन को लेके आकर छोटे से बॉक्स के अंदर डाल देता है, लेकिन अभी भी वो 2 कॉइन्स जिसे कि शॉन ने ढूंढा था वो बाकी हैं। लेकिन बुरी बात हुई कि बैन और उसकी गर्लफ्रेंड को पता चलता है कि वो दोनों कॉइन्स अब मास्क मैन के पास हैं और शायद वो उन्हें 2 कॉइन्स कभी नहीं देगा। बैन और उसकी गर्लफ्रेंड तो पूरी तरीके से होपलेस होकर वहीं पर बैठ गए, पर तभी बैन नोटिस करता है कि उस मास्क मैन के ठीक ऊपर एक फायर अलार्म लगा हुआ है और अगर फायर अलार्म को ऑन कर दिया जाए तब मास्क मैन से वो दोनों कॉइन्स छीने जा सकते थे। इसीलिए बैन ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्लान बनाया कि वो खुद मास्क मैन के पीछे जाकर उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा और उतने समय में तुम लाइटर लेकर उस फायर अलार्म को ऑन कर देना। सारी चीजें प्लानिंग के हिसाब से हो रही थी और अब बैन डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मास्क मैन के पीछे आ गया। वो तो तुरंत ही मास्क मैन की जंजीर पकड़कर उसे झटकने लगा था, जिससे कि मास्क मैन उससे दूर भी रहे और उस जगह से हट जाए। बैन की गर्लफ्रेंड तो लाइटर लेकर लगातार फायर अलार्म को ऑन करने की कोशिश करती है, लेकिन फायर अलार्म तो ऑन ही नहीं हो रहा था, यानी कि उनकी पूरी मेहनत बेकार चली गई। बैन को भी जब ये पता चला तब वो मास्क मैन की जंजीर को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को लेते हुए दूसरी तरफ चला गया था, यानी कि उनका ये भी प्लान फ्लॉप हो गया। दोनों कॉइन मास्क मैन के पास ही मौजूद थे जिसे कि अब उन दोनों को लेना था।
सबसे ज्यादा बुरी बात तो ये हो गई कि अब सिर्फ 19 मिनट ही बाकी रह गए थे। वहीं दूसरी तरफ ब्राइस की फ्रेंड उसे समझा रही होती है कि हमें ये गेम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एस्केप रूम के अंदर उन चारों को कुछ भी हो गया तो सारी चीजें हमारी ऊपर ही आ जाएंगी और हमारे ऊपर पुलिस कंप्लेन भी हो सकती है। लेकिन ब्राइस फिर भी इन सारी बातों पर मानने के लिए राजी ही नहीं था। पर अब वो अपनी फ्रेंड के साथ उन सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस देखने चला गया कि जब से उसके सिग्नल गायब हुए थे। उसने शुरुआत से फुटेजेस देखे, तब उसे पता चला कि जब शॉन ने उस मिस्टीरियस बॉक्स को ओपन किया था तब से ही ये सारी अजीब चीजें हो रही हैं। उसके अगले मोमेंट में एस्केप रूम में मौजूद मास्क मैन, जो कि ब्राइस का ही आदमी था, वो अजीब तरीके से बिहेव करने लग जाता है। वो तो लगातार कैमरा की तरफ देखने लगा था और अब उसने कैमरा के वायर को भी निकाल दिया। यानी कि यही रीजन हो सकता है जिससे कि कैमरा के सारे सिग्नल चले गए। अब ब्राइस को सच में समझ में आ चुका था कि जरूर ये चीजें उस मिस्टीरियस बॉक्स के अंदर से हो रही हैं। यहाँ एस्केप रूम के अंदर बेन और उसकी गर्लफ्रेंड फंसे हुए थे। उनके पास तो बहुत ही कम समय बचा था एस्केप रूम को कंप्लीट करने के लिए। इसीलिए अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद बेन ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि मैं मास्कमैन के पास जाकर वो दोनों कॉइन्स लेकर आ जाऊंगा। हालांकि बेन की गर्लफ्रेंड उसे ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन बेन कहता है कि मैं सही सलामत वापस लौटूंगा तुम्हारे लिए। बेन अब बड़ी हिम्मत से खड़ा हो जाता है और मास्कमैन के पास धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। मास्कमैन भी पहले से बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसे घूर रहा था। तभी बेन को नीचे गिरे हुए मिरर्स के कुछ टुकड़े मिलते हैं, जैसे कि उसने तुरंत ही उठा लिया था। अब अचानक बेन की गर्लफ्रेंड ने एक ब्रीफ केस उठाकर उस मास्कमैन के ऊपर मार दिया, जिससे कि मास्कमैन थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर बेन ने उस मिरर के टुकड़े से मास्कमैन पर लगातार हमला कर दिया। वो तो उसकी एक आंख पूरी तरीके से फोड़ देता है, पर इस खतरनाक वार से भी मास्कमैन को जरा भी तकलीफ नहीं हो रही थी, मानो कि उसे जरा भी खरोच न लगी हो। मास्कमैन तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर बेन का मिरर वाला टुकड़ा छीनकर उसके हाथ में घुसा देता है, जिससे कि बेन को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वो नीचे गिरकर बेहोश हो गया। बेन तो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस होने के कारण अब उसकी गर्लफ्रेंड को कोई बचा ही नहीं सकता। मास्कमैन तो लगातार बेन की गर्लफ्रेंड के पीछे जा रहा था और वो लगातार जमीन की तरफ भाग रही थी। बेन की गर्लफ्रेंड चिल्लाते रहती है कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे कुछ मत करो। तभी अचानक मास्कमैन की जंजीर खत्म हो जाती है और वो वहीं पर रुक जाता है। उसने तो बेन की गर्लफ्रेंड को बड़ी आसानी से वो दोनों कॉइन्स दे दिए थे। बेन की गर्लफ्रेंड तो दोनों कॉइन्स को लेकर बॉक्स में आकर डाल देती है, जिससे कि वो बॉक्स ओपन हो गया था। बॉक्स के अंदर तो एक और चाबी होती है जो पास ही वाले कबर्ड की थी। बेन की गर्लफ्रेंड को बेन की जान बचानी थी, इसीलिए वो लगातार पजल्स को सॉल्व करते रहती है। उसने तो तुरंत ही कबर्ड को भी खोल दिया, जिसके अंदर से उसे एक राउंडर मिलता है। राउंडर को लेकर तो अब वो एक और बॉक्स को खोलने के लिए आ गई थी, जो उसे लगातार घुमाते रहती है। वो बॉक्स जब ओपन होता है तब उसके अंदर खिलौने वाला जोकर बाहर निकला। गौर से देखने के बाद बेन की गर्लफ्रेंड को जोकर के हाथ में एक नोट लिखा हुआ दिखाई दिया था, जिसे कि वो अपने हाथों में लेकर पढ़ने लग गई। उस पेपर के ऊपर तो सिर्फ UN लिखा था। इस बारे में तो बेन की गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी नहीं समझता। अब यहाँ ब्राइस सब कुछ देखने के लिए अपने एस्केप रूम का डोर ओपन करके अंदर चला जाता है, पर तभी मास्कमैन उसके ठीक सामने आकर ब्राइस को पकड़कर एस्केप रूम के दरवाजे से दूर फेंक देता है। मास्कमैन ने तो एस्केप रूम का दरवाजा वापस से बंद कर दिया था और अब तो दरवाजा खोलने की चाबी भी ब्राइस से गलती से अंदर ही गिर गई थी, जिसे कि अब मास्कमैन उठा लेता है। ब्राइस तो इस सारी चीजों से बहुत ज्यादा डर गया और अपनी फ्रेंड को जाकर पुलिस वालों को कॉल करने के लिए कहा। मास्कमैन ने तो दरवाजा खोलने की चाबी को लेकर एक दूर कोने में फेंक दिया था और अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा होता है, वो खतरनाक मास्कमैन बेन की गर्लफ्रेंड की तरफ बढ़ता जा रहा था। एस्केप रूम से बाहर निकलने के लिए अब सभी के पास बहुत ही कम समय बच गए थे। बेन की गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा डरी थी, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि अगर उसे बाहर निकलना है तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। पर उसने जैसे ही अपने हाथ में लिए हुए उस UN वाले पेपर को जरा सा रब किया, तब वो लेटर्स मिटने लगे थे। इसीलिए बेन की गर्लफ्रेंड इरेज करने के लिए उस इरेजर को ले लेती है, जिसे कि उन्होंने पहले ढूंढा था। UN लेटर्स को अच्छे से मिटाने पर वहां अजीब तरीके के सिंबल्स बने थे। ये किसी अजीब तरीके के बटन्स के हो सकते हैं, लेकिन उसे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आखिर ऐसी चीजें कहां पर मौजूद हैं। अब बेन की गर्लफ्रेंड ने डिसाइड किया कि वो यहाँ से बाहर निकल के ही रहेगी, भले ही उसे मास्कमैन का कत्ल करना पड़े। बेन की गर्लफ्रेंड ने तो नीचे पड़ा हुआ मिरर का एक टुकड़ा उठाया और मास्कमैन की तरफ हमला करने चली गई, पर तभी उसकी नजर दरवाजे पर लगे हुए एक पैटर्न पर पड़ती है, जिसके ऊपर सेम उसी तरीके के बटन्स लगे थे जिस तरीके से पेपर में बनाए गए हैं। यानी कि ये 4 बटन्स के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जिससे कि यहाँ से बाहर निकला जा सकता था। पर अब इस गेम को खत्म करने के लिए बहुत ही कम सेकेंड्स बाकी रह गए हैं।
बैन की गर्लफ्रेंड तो अब उस मिरर के टुकड़े को लेकर मास्कमैन पर हमला करती है और तुरंत ही उससे बचते हुए दूसरी तरफ चले जाती है। उसने तो तुरंत ही कार्ड पर लगे हुए उन बटन्स के सिंबल्स को दबाना स्टार्ट कर दिया। मास्कमैन की जंजीर इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती कि वो वहां पर पहुंच सके और अब यहाँ टाइम खत्म होने से पहले बैन की गर्लफ्रेंड ने उन सीक्वेंस को अच्छे से दबा दिया जिससे कि दरवाजा ओपन हो गया था। बैन की गर्लफ्रेंड पहली वो सर्वाइवर थी जो रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और अब मास्कमैन सामने आकर उसके लिए क्लैप कर रहा था क्योंकि बैन की गर्लफ्रेंड इस खतरनाक एस्केप रूम से पहली बार बाहर निकली थी। वो तुरंत ही वहां से भागते हुए कहीं दूर निकल जाती है। अब थोड़ी देर में तो वहां पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम आ गई थी जो गन लेकर आगे बढ़ते रहती है। एस्केप रूम में आने के बाद मास्कमैन उन पुलिस ऑफिसर्स पर भी हमला करने आ रहा था, लेकिन सभी ऑफिसर्स ने अपनी गन की मदद से मास्कमैन को लगातार गोली मार दी। मास्कमैन तो जमीन पर गिरकर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अगले ही मोमेंट में मास्कमैन के अंदर से वही काला साया बाहर निकल गया था, यानी कि सारी चीजें इसी काले साये की वजह से हुई हैं जो बॉक्स से बाहर निकला था। बैन और उसकी गर्लफ्रेंड को रेस्क्यू कर लिया गया था जिन्हें की जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। ब्राइस भी वहां पर मौजूद था जो बैन की गर्लफ्रेंड को देखकर अजीब तरीके की स्माइल कर रहा था। देखने पर ऐसा लगता है कि वो काला साया अब ब्राइस की बॉडी में घुस चुका है जो शायद आगे चलकर और भी खतरनाक एस्केप रूम तैयार कर सकता था। ब्राइस तो तुरंत ही पुलिस वालों से बचते हुए वहां से चला जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल होने के बाद ब्राइस की फ्रेंड उसी मिस्टीरियस बॉक्स को लेकर एंटीक शॉप में आ जाती है जिसे कि वो वापस लौटाना चाहती थी। ब्राइस की वो फीमेल फ्रेंड लेडी के पास आ जाती है जहां पर वो बता रही थी कि मेरा फ्रेंड ब्राइस कुछ समय पहले इस मिस्टीरियस बॉक्स को लेकर गया था पर अब वो पता नहीं कहीं गायब हो चुका है। उस एंटीक स्टोर की लेडी यही बता रही थी कि मैंने तो ब्राइस को पहले भी मना किया था इस मिस्टीरियस बॉक्स को ना लेके जाने के लिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ब्राइस इसे एक खिलौना समझकर लेकर चला गया। अब वो लेडी ब्राइस की फ्रेंड से पूछ रही थी कि क्या तुमने इस बॉक्स को ओपन होते हुए देखा था कि नहीं। ब्राइस की फ्रेंड कहती है कि हाँ मैंने ऐसा देखा था। तभी वो लेडी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आकर कह रही थी कि अब वो आत्मा तुम्हारे पीछे आएगी। उसने शायद अब तक तो ब्राइस को खत्म कर दिया होगा लेकिन अब बारी तुम्हारी है। इसी सस्पेंस वाली एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।